आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में जांच के लिए गठित बीसीसीआई की समिति ने अपनी रिपोर्ट में गुरुनाथ मय्यप्पन को क्लीन चिट दिया है। जांच समिति ने राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा को भी क्लीन चिट दिया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष निरंजन शाह ने कहा कि राज कुंद्रा, राजस्थान रॉयल्स और इंडिया सीमेंट्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जांच में भी कोई सबूत नहीं मिला। 2 सदस्यीय जांच पैनल ने बीसीसीआई को गुरुनाथ मय्यप्पन पर अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट अब आईपीएल की संचालन परिषद को सौंपी जाएगी, जो 2 अगस्त को अंतिम फैसला करेगी। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर की तेज तरार महिला एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से विपक्ष यूपी की अखिलेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। बीएसपी का आरोप है कि दुर्गा नागपाल को ईमानदारी की सजा मिली है। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा के मुताबिक जो अफसर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश करता है तो उसकी हत्या हो जाती है या निलंबन हो जाता है। इस महिला अधिकारी के कार्यों की सराहना करने की बजाय मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनको इसकी सजा, इस ईमानदारी की सजा उनको सस्पेंड करके और बेइज्जत करके दे दी। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने नोएडा में अवैध खनन के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी, लेकिन सरकार का कहना है कि अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान दुर्गा शक्ति ने एक धार्मिक स्थल को गिरा दिया, जिस वजह से उन्हें हटाया गया है। यूपी के फिरोजाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है, जहां नाले में मिले एक युवक के शव को निकालने में पुलिस ने पहले तो जेसीबी मशीन का सहारा लिया, फिर उसे मशीन में लाद कर पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए ले गए। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात ये रही कि पुलिस के किसी भी मुलाजिम ने शव पर कपड़ा तक डालने की जहमत नहीं उठाई। पुलिसकर्मी जेसीबी मशीन के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आया कि मरने वाला एक इंसान था, न कि कोई जानवर। मृतक युवक का नाम शिव है, जो कि शहर के ओम नगर इलाके में रहता था और पिछले 3 दिनों से गायब था। नाले में शव की खबर मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और जेसीबी मशीन से शव को बाहर निकाला गया। आला अधिकारियों से बात करने पर वो पुलिस या कार्रवाई पर पर्दा डालते नजर आए। चोरों की धुनाई की तस्वीरें मेरठ के नौचंदी इलाके की है। बाइक चोरी करने आए इन दोनों चोरों की इलाके के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल एक घर के बाहर खड़ी बाइक पर जब चोरों ने हाथ साफ करने की कोशिश की तो आसपास के लोगों ने उन्हें बाइक का लॉक तोड़ते हुए देख लिया। इलाके के लोगों ने चोरों को रोकने की कोशिश की तो चोरों ने लोगों पर तमंचा तान कर हमला कर दिया। बस इसी से गुस्साए लोगों ने दोनों चोरों को घेर लिया और उनको पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस के सामने ही लोग चोरों को पीटते रहे और पुलिस तमाशबीन बनकर सब कुछ देखती रही। बाद में पुलिस चोरों को जीप में बैठा कर ले गई और चोरों को अस्पताल में भर्ती कराया। राजस्थान के कोटा की घोड़ा पछाड़ नदी में अचानक आए उफान से नदी के बीच में बने महादेव मंदिर में पूजा करने का लगभग आधा दर्जन श्रद्धालु फंस गए। श्रद्धालु लगभग 10 घंटे तक नदी के बीच मंदिर में फंसे रहे और अपनी जान की खैर मनाते रहे। 10 घंटों के बाद जिला प्रशासन जागा और नदी के बीच मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बूंदी प्रशासन की रेस्क्यू टीम लोगों को निकालने के लिए हाथ पांव मारती रही, लेकिन रेस्क्यू करने में नाकाम रही। देर शाम कोटा प्रशासन की स्पेशल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी श्रद्धालुओं को सही सलामत निकाल लिया गया। दिल्ली में अशोका रोड पर स्टंट कर रहे बाइकर्स को रोकने के लिए गई दिल्ली पुलिस की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। हादसे में घायल दोनों युवकों को पुलिस ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने करण नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से जख्मी दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहाँ उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक लगभग 150 बाइकर्स सड़क पर स्टंट कर हुड़दंगबाजी कर रहे थे। रोकने पर उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। इससे बचाव में चलाई गई गोली युवक की मौत का सबब बन गई। दिल्ली पुलिस की चलाई गोली से स्टंट करते एक युवक की मौत के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को सही साबित करने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक स्टंट कर रहे बाइकर्स को रोका गया और उनसे स्टंट करने से मना किया गया, तो स्टंट कर रहे बाइकर्स ने उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव की वजह से पुलिस जिप्सी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्टंटबाजों को काबू करने के लिए पुलिस ने बाइक के टायर पर फायर किया, लेकिन गोली करण नाम के युवक को जा लगी। जब एक बाइकर के ऊपर टायर पे गोली चलाई गई उनको रोकने के लिए, तो एक गोली जो पीछे बैठे थे करण पांडे उनको लगी, जिनकी हॉस्पिटल में जाके मृत्यु हो गई। पुलिस अपनी सफाई में लाख दलील पेश करे, लेकिन जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां आमतौर पर पत्थर नहीं मिलते। ऐसे में एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या बाइकर्स पत्थर साथ लेकर चल रहे थे। नई दिल्ली के वीवीआईपी इलाके संसद मार्ग क्षेत्र में देर रात बाइकरों के स्टंट को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग में 18 साल के करण नाम के एक लड़के की मौत हो गई। करण के घर वालों ने पुलिस पर साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने गोली मारी है जी, उसको जानबूझ के गोली मारी पुलिस वाले ने। मृतक करण की मां भी पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा रही है। बस 10:30 बजे ऑफिस गया था, उसके बाद हमने उसे 10:30 बजे रात को कॉल किया तो उसने बोला आज मैं घूमने जा रहा हूँ।
आज मैं घर वापस नहीं आऊंगा, सुबह आऊंगा। वहीं अपने साथी की गोली लगने से हुई मौत के बाद संतुलन बिगड़ने से गिरी बाइक की वजह से दूसरे बाइकर पुनीत को गंभीर चोटें आई हैं। मृतक करण अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। वहीं हादसे में घायल पुनीत भी अपने माँ बाप की अकेली संतान है। दिल्ली पुलिस की गोली से मारे गए करण नाम के युवक की कार्रवाई को बीजेपी नेता बलबीर पुंज सही ठहरा रहे हैं। पुंज के मुताबिक इससे बाइकरों को सबक मिलेगा। रोज रात को सड़कों के ऊपर गुंडागर्दी का नंगा नाच, अगर वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो उनके लिए बाद में इस तरह के प्रश्न पूछकर उनका मनोबल गिराते हैं। कोई मानवाधिकार संगठन PUCL ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। FIR दर्ज होनी चाहिए। वो पुलिस वाले जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जिस पुलिस वाले ने गोली मारी, और साथ साथ एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो कानूनन है उसको तत्काल होना चाहिए। दिल्ली पुलिस की गोली से हुई बाइकर करण की मौत से दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग गया है। क्या पुलिस के पास गोली चलाना ही आखिरी रास्ता था? दिल्ली पुलिस की गोली से जिस लड़के की मौत हुई, क्या उसको पकड़ना इतना जरूरी था कि पुलिस को गोली चलानी ही पड़ी? क्या बाइक पर भाग रहे युवकों के साथ ये कार्रवाई बड़े अपराधियों के साथ होने वाली कार्रवाई की तरह नहीं है? दिल्ली पुलिस एक PCR वैन के सहारे क्यों 150 बाइकर सवारों से निपटना चाह रही थी? अगर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों पर बाइक सवारों ने हमला किया तो वायरलेस कर पास के थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को खबर क्यों नहीं की गई? क्या वक्त इतना कम था कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी पुलिस फोर्स के आने का इंतजार नहीं कर सकते थे? बाइकर्स आतंकी नहीं थे, फिर गोली चलाने का क्या कारण? फिलहाल इस सारी घटना की जांच की जिम्मेदारी SDM के हवाले कर दी गई है। नक्सलियों ने अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। झारखंड के लोहरदगाल लातेहार सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों के मुताबिक शाम होते ही नक्सली गांव में आ जाते हैं और बच्चों की मांग करते हैं। बच्चे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। नक्सलियों ने एक फरमान जारी करके ये भी कहा कि एक बच्चे की एवज में वो बच्चे के परिवार वालों को 10,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। स्कूलों में नक्सलियों के भय ने दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है और नक्सलियों के फरमान के बाद काफी बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि देश में पिछले 4 साल में तकरीबन 555 कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले दर्ज हुए, जिसमें से 138 फर्जी एनकाउंटर के मामले अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2009 से फरवरी 2013 के बीच इन एनकाउंटर मामलों में अब तक 144 मामलों को सॉल्व कर लिया गया है। वहीं 411 केस की अभी तक सुनवाई या जांच पड़ताल चल रही है। NHRC की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश 138 एनकाउंटर, मणिपुर 62 एनकाउंटर, असम 52 एनकाउंटर, पश्चिम बंगाल 35 एनकाउंटर, झारखंड 30 एनकाउंटर और छत्तीसगढ़ में 29 कथित फर्जी एनकाउंटर के मामले दर्ज हुए। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी बदलने के बाद अपने PF के पैसे निकलवाने में आने वाली दिक्कतों से अब दो चार होना नहीं पड़ेगा। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नौकरी पेशा लोगों को 15 अगस्त के दिन तोहफा देने की तैयारी कर ली है। EPFO की माने तो नौकरी करने वाले लोग अब 15 अगस्त से अपना PF का पैसा ऑनलाइन निकाल सकेंगे। EPFO ने अपने 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों को डिजिटल हस्ताक्षरों के पंजीकरण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। डिजिटल सिग्नेचर को EPFO की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा 15 अगस्त से उपलब्ध होगी। EPFO के इस कदम से तकरीबन 13 लाख लोगों को हर साल फायदा मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के देवास जिला मुख्यालय के कन्नौद में 2 मंजिला मकान ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है। हादसे में 3 लोग मामूली जख्मी हुए। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को इलाज के लिए इंदौर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि मामूली जख्मी हुए लोगों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा रात तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच हुआ, जब अचानक एक तेज आवाज के साथ पूरा मकान जमींदोज हो गया। मकान ढहने से तेज आवाज के चलते आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आज आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के SPO की गोली मारकर हत्या कर दी। अज्ञात हमलावरों के हमले में SPO मुदस्सर अहमद शहीद हो गए। SPO मुदस्सर पर हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। वहीं आतंकवादियों के इस हमले से सोपोर में तनाव फैल गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सरपंच पर भी हमला हो चुका है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के अलग होते ही दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी की। PM पद की उम्मीदवारी पर जेडीयू बार बार मोदी पर वार कर रही है, लेकिन इस बार जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। भाई तो पूरे देश में लोकप्रिय हैं, इसमें कहाँ संदेह। पूरे देश में अभी जो सर्वे हुआ है सबसे अगले कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं जेडीयू से शिवानंद तिवारी की निजी राय बताकर पल्ला झाड़ रही है। देखिए, आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ने किस संदर्भ में बयान दिया है वो जाने।
अलग तेलंगाना मसले पर आंध्र प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां अलग तेलंगाना के गठन को लेकर नेता लामबंद हैं, तो कई इसके विरोध में भी खड़े हुए हैं। आंध्र विभाजन के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस के भी कई विधायक अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप चुके हैं। अब सीमांध्र इलाके से आने वाले मंत्रियों ने धमकी दी है कि अगर कांग्रेस अलग तेलंगाना को हरी झंडी देती है तो वो सभी अपना इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस नेता टीजी वेंकटेश ने कहा कि अगर तेलंगाना बना तो आंध्र प्रदेश में हालात खराब हो जाएंगे। We're all scared the High Command may take positive decision towards Telangana division. तेलंगाना को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस की तरफ से अलग तेलंगाना के गठन के संकेत के बाद जहां तेलंगाना समर्थक और तेलंगाना विरोधी दबाव की राजनीति में जुटे हैं, वहीं बीजेपी ने यूपीए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अलग तेलंगाना को जरूरी बताया है। बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी सत्ता में आई तो तेलंगाना गठन जरूर होगा। वहीं जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने भी अलग तेलंगाना गठन को जरूरी बताया है। भारतीय जनता पार्टी का फर्म कन्विक्शन है, जैसे भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी सेंटर में, हम सेपरेट तेलंगाना स्टेट बनाएंगे। हमको लगता है कि तेलंगाना राज्य जो है बनना चाहिए। महिला कार्टून सुपर हीरो बुर्का एवेंजर लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए पाकिस्तानी टेलीविजन पर छाने की तैयारी में है। वंडर वुमन, कैट वुमन, सुपर गर्ल जैसे सुपर हीरो में अलग बुर्का एवेंजर लड़कियों के स्कूल को बंद कराने की कोशिश करने वाले बुरे लोगों के खिलाफ किताब और कलम से लड़ेगी। बुर्का एवेंजर एक्शन कॉमेडी एनिमेटेड टीवी सीरीज है जो हलवापुर नाम के काल्पनिक शहर में सुपर हीरो और 3 बच्चों के एडवेंचर की कहानी है, जिसमें वे बाबा बंदूक और उनके साथियों से लड़ते हैं। ये एनिमेटेड सीरीज पाकिस्तान पॉप सिंगर हारून राशिद की देन है, जिन्होंने पिछले साल इसी नाम से एक आईफोन गेम ऐप भी तैयार किया था। और तलब है कि मलाला की कोशिशों के बाद पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए जागरूकता तेजी से बढ़ रही है।